ये एक ऐसे मिस्टीरियस रास्ते की कहानी है जहाँ से जो कोई भी गुजरता है वो मारा जाता है। अब ऐसा क्या है उस रास्ते पर, तो जानेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज की कहानी में। और इस वेब सीरीज का नाम है अतिथि। ये एक हॉरर मिस्टीरियस तेलुगु वेब सीरीज है और इसी तरह की वेब सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस सीरीज की कहानी को। तो दोस्तों, सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जहाँ वो डर कर भाग रहा होता है, मानो कि वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। और भागते भागते एक रोड पर जा पहुंचता है और उसी वक्त उसके पास उसके दोस्त का फोन आता है और ये आदमी अपने दोस्त से एक लड़की के बारे में पूछता है और ये भी कहता है आज वो लड़की नहीं बचेगी। ये बोलते ही उसके पीछे खड़े एक खंबे की लाइट फ्लिक करने लगती है और अचानक से अंधेरा हो जाता है और फिर उस आदमी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वो आदमी अब मर चुका है। जिसके बाद हम एक यूट्यूबर को देखते हैं और इसका नाम होता है सावरी और ये इस गाँव में कुछ लोगों से एक भूतिया अड्डे के बारे में पूछताछ करता है, मगर वहाँ के लोग उस अड्डे का नाम सुनते ही भागने लगते हैं। कोई उस अड्डे के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहता, लेकिन सावरी किसी तरह से दो बुढ़े आदमियों को मना लेता है। यहाँ वो सावरिया को उस भूतिया अड्डे की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं आज से बहुत साल पहले दो प्रेमी बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उस लड़की का प्रेमी उस लड़की को धोखा देकर कहीं भाग गया और उसकी याद में उस लड़की ने उस अड्डे पर आत्महत्या कर ली। और जो कोई भी उस अड्डे से होकर जाता है तो उस लड़की की आत्मा लोगों से चिपकने लगती है। दरअसल वो अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर लोगों को मारती है। और वो ये भी बताते हैं उस अड्डे पर जो लाइट लगी है वो हमेशा बंद रहती है और उसे सही भी करवा देते हैं, लेकिन अपने आप खराब हो जाती है। और जो कोई भी वहाँ अड्डे पर जाता है तो अचानक से वो लाइट चालू हो जाती है, यानी कि वो आत्मा वहाँ से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। अब सावरी का उनसे कहना था कि उन लोगों ने वहाँ किसी भूत को देखा है, जिस पर वो ना कहते हैं। सावरी कहता है ये सब अंधविश्वास है और ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इसलिए सावरी उस भूतिया अड्डे की वीडियो शूट करने निकल जाता है अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए। जिसके बाद हमें एक आलीशान हवेली को दिखाया जाता है। वहाँ हम एक आदमी को खाना बनाते देखते हैं। जो आदमी होता है वो असल में एक राइटर होता है और इसकी कहानियां होती हैं सच्चाई और बुराई के ऊपर। और इस आदमी का नाम होता है रवि वर्मा। और रवि खाना लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। एक्चुअली में रवि की पत्नी संध्या जो है वो दोनों पैरों से अपाहिज है, ना तो उस पर ठीक से चला जाता और ना ही बैठा जाता, एकदम लाचार है। अब उसकी पत्नी का रवि से कहना था कि वो अब आज के दौर की कहानियां लिखा करे। अब वो बोर हो चुकी है पुरानी कहानियां सुनते सुनते। जिसके बाद रवि अपनी पत्नी की बातों पर थोड़ा गौर करता है और चल पड़ता है एक अनोखी स्टोरी लिखने। और रवि जैसे ही स्टोरी लिखने को होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था तो वो इस कहानी का टाइटल क्या दे, कि तभी अचानक से बारिश और बिजली कड़कने लगती है। कि तभी उसे एक टाइटल याद आता है और वो टाइटल होता है एक बारिश की रात। जिसके बाद वो कहानी लिखना शुरू कर देता है। अब रवि जैसे जैसे लिखता जा रहा था वैसा ही उसकी रियल जिंदगी में होने लग रहा था। उसने लिखा था एक स्ट्रेंज ब्यूटीफुल लड़की के बारे में और वो इस कहानी में घर पर आती है और दरवाजा नॉक करती है। ये सब रवि ने कहानी में लिखा था। अब वो उसकी असल जिंदगी में होने लगा था। ये तभी उसके घर का दरवाजा नॉक होता है और वो जाकर देखता है दरवाजे पर तो उसे एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है और वो बारिश से बचने के लिए एक रात रवि के घर पर आई होती है। यहाँ इस लड़की का नाम माया होता है। फिर रवि माया को घर के अंदर ले आता है, लेकिन वो एक गहरी सोच में पड़ जाता है। जैसे उसने अपनी कहानी में लिखा था एक स्ट्रेंज ब्यूटीफुल लड़की के बारे में, और ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब माया रवि से कुछ कपड़े पहनने को मांगती है क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था गीले कपड़ों में। फिर रवि कपड़े लेने चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है अब उसने एक नई कहानी लिखना शुरू कर दिया है और उस कहानी का नाम भी बताता है। और वो ये भी पूछता है उस कहानी में एक सुंदर लड़की है, अगर वो घर पर आती है तो उससे पहले क्या पूछा जाए। जिस पर उसकी पत्नी कहती है पहले लड़की से चाय या कॉफी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ उसकी पत्नी को थोड़ा शक होने लगा था क्या कोई लड़की घर पर आई है। या रवि उससे झूठ बोलते हुए कहती है ये लड़की कहानी में है। अब रवि कपड़े लेकर माया को दे देता है और उससे चाय और कॉफी के बारे में पूछता है, मगर यह माया वोडका पीने के लिए बोलती है क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी और उसे ठंड लग रही थी, इसलिए उसने वोडका मांगा। अब रवि माया के लिए वोडका ले आता है और माया से कहता है मुझे लगा नहीं था तुम शराबी पीती हो। और ये भी पूछता है तुम यहाँ किस काम से आई हो। या माया बताती है वो एक साइकिक हीलर है, उसका काम है आत्माओं को देखना और उनको भगाना। या माया ये भी बताती है वो यहाँ उस भूतिया अड्डे के लिए आई है और वो जानना चाहती है वहाँ वो आत्मा है वो चाहती क्या है। वो ये भी कहती है वो उस आत्मा की बात सुनेगी और उसका मैटर सॉल्व करके उसे वहाँ से भगा देगी। या रवि का कहना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, ये सब एक अंधविश्वास है। वो कहता है वो आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करता। या माया कहती है वो रवि के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर बता सकती
सकती है उसके बारे में जो बस उसे ही पता है। यह माया उसके दोनों हाथों को पकड़कर बताती है वो एक अच्छा इंसान है और वो इस घर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। यह रवि का माया से कहना था ये तो हर कोई बता सकता है, क्योंकि रवि ने अपनी पत्नी के कपड़े उसे पहनने के लिए दिए थे। मगर माया एक ऐसा सच बताती है वो बस रवि को ही मालूम है। वो बताती है वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी के दोनों पैर खराब हैं, वो बस बेड पर लेटी होती है। ये सारी बातें सुनकर रवि के होश उड़ जाते हैं। या माया ये भी कहती है वो सिर्फ आत्मा भगाने का काम नहीं करती, वो इंसानों की अंतर आत्मा की बात भी जान लेती है। और वो ये भी कहती है अगर एक मिराकल हो जाए और तुम्हारी पत्नी सीढ़ियों से चलकर आ जाए। रवि कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। यह माया का रवि से कहना था कि वो अगर उसके साथ डांस कर ले तो उसे अपनी पत्नी चलती नजर आएगी एकदम ठीक ठाक और ये एक मिराकल होगा। फिर माया और रवि एक साथ डांस करने लगते हैं। रवि को माया के अंदर उसकी पत्नी नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था माया उस पर कोई जादू कर रही हो कि तभी बाहर से दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है, जिस पर रवि के दरवाजा खुलते ही सावरी अंदर घुस आता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और आकर सबसे पहले फोन को चार्ज करता है। सावरी रवि से कहता है उसे एक अर्जेंट फोन करना है, इसलिए वो फोन चार्ज कर रहा है। अब सावरी थोड़ा फोन चार्ज होने के बाद अपने दोस्त को कॉल करके बताता है। वो बताता है वो भूतिया अड्डे पर गया था और उसने वहाँ उस भूत को देखा और वो अपनी जान बचाकर एक हवेली में आ गया है, लेकिन वो आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है और वो उसे कभी भी मार सकती है। यहाँ से सावरी का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। वो भूतिया अड्डे पर वीडियो शूट करने निकल गया था और उसे जैसा जैसा उन दो बूढ़े आदमियों ने बताया था वैसा ही उसके साथ होने लगा था। जैसे ही वो अपनी बाइक से उस अड्डे पर पहुंचता है तो वहाँ की बंद लाइट अचानक से जल उठती है और फिर उस लाइट को पार करते ही उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। ये देखकर सावरी के होश उड़ जाते हैं और तभी उसे जंगल में कोई नजर आता है और वो उसके पीछे चल पड़ता है और आगे चलने पर उसे एक सफेद साड़ी पहने औरत नजर आती है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है तो अचानक से उसका फेस भयानक रूप ले लेता है और ये कोई औरत नहीं थी बल्कि भूत थी, जिसे देखकर सावरी काफी डर जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और अपनी बाइक के पास पहुँच जाता है। और उस पर एक स्पिरिट डिटेक्टर भी था जिससे मालूम चलता है भूतों के बारे में। अब सावरी अपनी बाइक स्टार्ट करके भाग जाता है, मगर सावरी को पीछे मुड़कर उस भूत को नहीं देखना था, क्योंकि उन आदमियों ने बताया था जो कोई भी उस भूत से अपनी जान बचाकर भागता है और पीछे मुड़कर उसे देख लेता है तो आत्मा उसे ढूंढ कर मार देती है। और सावरी ने उस आत्मा को पीछे मुड़कर देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ सावरी के साथ जो कुछ भी घटा था उन सारी बातों को वो रवि को बता देता है, मगर रवि भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता है। उसका सावरी से कहना था ये उसका वहम होगा। अब रवि सावरी और माया को बैठने की बोलता है और कॉपी लेने चला जाता है कि तभी माया सावरी से कहती है अजीब सी आवाज में उसे ये सारी बात नहीं बतानी चाहिए थी, यहाँ ऐसा लग रहा था माया ही भूत हो। यहाँ सावरी रवि से माया के बारे में पूछता है ये कौन है। रवि उसे बताता है ये भी यहाँ उस भूतिया अड्डे के लिए आई है और ये भूतों से बात करके उनको भगाती है। यहाँ सावरी चुपके से अपने स्पिरिट डिटेक्टर को निकाल लेता है और उसे ऑन कर देता है। फिर उसका डिटेक्टर बीप करने लगता है। इससे सावरी को कंफर्म हो गया था ये माया और कोई नहीं है बल्कि एक भूत है। फिर तभी सावरी रवि को एक कोने में ले जाकर माया के बारे में बताता है और कहता है माया एक भूत है। और वो ये भी कहता है जब मैं वहाँ से भागकर आ रहा था तो मैंने उस भूत को पीछे मुड़कर देख लिया था और वो भूत मेरे पीछे आ गया है और माया के शरीर में घुस गया है, इसलिए वो अजीब सी बातें कर रही है और वो हमें मार डालेगी, इसलिए हम यहाँ से भाग जाते हैं। रवि सावरी से कहता है वो पागल हो चुका है। या रवि कहता है उससे वो भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास करता है। सावरी कहता है उसे पहले तो विश्वास नहीं था, जब उसने ये सब असली में देखा तो उसे अब भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास होने लगा है। रवि कहता है ये सब कहानियां काल्पनिक होती हैं और इन्हें इंटरेस्टिंग बनाया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और मैं एक राइटर हूँ और जाने कितनी कहानियां मैंने लिखी हैं और ये भूत प्रेत जैसी कहानियां सब काल्पनिक होती हैं। यह माया का रवि से कहना था भूत प्रेत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो दिखाई नहीं देते तो वो एग्जिस्ट नहीं करते क्या इस दुनिया में। और वो ये भी कहती है अभी तुम्हारा भूतों से पाला नहीं पड़ा है, जब पड़ेगा तो यकीन हो जाएगा भूत एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद रवि उन दोनों को अपनी लाइब्रेरी दिखाने ले जाता है। यहाँ सावरी उसकी लाइब्रेरी देखने के लिए एक्साइटेड था और इस लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होती हैं सब रवि ने लिखी होती हैं। फिर रवि उनमें से कुछ कहानियां बताता है। पहली कहानी में दिखाया जाता है एक अमीर परिवार के बारे में, जहाँ हम देखते हैं सोनी को, वो पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं उसकी माँ और उसका कोच होता है और सोनी से बीच में प्रैक्टिस खराब हो जाती है और उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया होता है कि उसकी बेटी एक टॉप पियानिस्ट है। और कुछ दिन बाद उसकी
माँ एक इवेंट में अपने दोस्तों को बुलाना चाहती है और वो नहीं चाहती उसकी बेटी उसकी नाक कटाए पियानो कंपटीशन में। इसलिए उसकी माँ सोनी से कहती है अगर उसने पियानो में टॉप नहीं किया तो वो अपनी माँ को भूल जाए। फिर जाते जाते उसकी माँ कोच से बोल कर जाती है तुम कुछ भी करो मेरी बेटी को पियानो अच्छे से सिखाओ। फिर वहीं सोनी प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन बीच में उससे पियानो का एक नोट मिस हो रहा था बार बार और पियानो प्रैक्टिस खराब हो जाती थी। फिर तभी उसका कोच वहाँ आता है और सोनी से कहता है तुम पियानो नहीं सीख सकती क्योंकि वो नोट मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं है। अगर तुम उस नोट को सीखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। अगर ये बात तुमने अपनी माँ को बतानी चाहिए तो मैं बोल दूंगा ये सब पियानो ना सीखने के बहाने बना रही है। और एक बात, अगर तुमने पियानो नहीं सीखा तो तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। बताओ तुम फिर ऐसा चाहोगी? और यही पहली कहानी खत्म होती है। फिर रवि माया और साबरी से कहता है इस कहानी का क्लाइमैक्स कैसा होना चाहिए और उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। वो उस लड़की को मॉलिश कर रहा था। यह माया का कहना था उस आदमी को मार देना चाहिए क्योंकि एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यह रवि माया से कहता है लेकिन उस आदमी को मारेगा कौन उस कहानी में? यह माया कहती है उस आदमी को मारेगा एक भूत और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी और यहाँ भूत कुछ अच्छे भी होते हैं। यह साबरी रवि से फिर से कहता है यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन माया साबरी को घूर कर देख रही होती है कि तभी माया रवि से वॉशरूम के लिए पूछती है और रवि फिर माया को वॉशरूम ले जा रहा होता है। फिर तभी साबरी की नजर पड़ती है आईने पर। जब माया और रवि आईने की ओर से गुजर रहे थे तो वो देखता है माया उस आईने में नजर नहीं आ रही थी और अब उसे पूरी तरह से कंफर्म हो गया था माया एक भूत है। और फिर से साबरी रवि को आगाह करता है वो माया नहीं है भूत है। अब माया वॉशरूम से आकर रवि से उस कहानी का क्लाइमैक्स पूरा करने को बोलती है। जहाँ रवि का माया से कहना था उसका भूतों वाला आइडिया अच्छा है, लेकिन रवि बोलता है उसने कभी भूतों वाली कहानियां नहीं लिखी हैं और वो उस क्लाइमैक्स में भूत के जरिए उस कोच को कैसे मारेगा, उसे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। जहाँ फिर माया रवि से बोलती है वो उसके दोनों हाथों को पकड़े और सोचे कहानी का क्लाइमैक्स क्या हो सकता है, जिस पर रवि का कहना था वो सामने वाले इंसान के विचारों को पढ़ना ही नहीं बदल भी सकती है या माया के हाथों में कुछ तो जादू है। अब क्लाइमैक्स शुरू होने से पहले रवि साबरी को आवाज लगाता है, लेकिन साबरी घर के बाहर था और वो माया के डर से वहाँ से भागने वाला होता है क्योंकि उसे यहाँ माया के हाथों मरना नहीं था। लेकिन रवि साबरी से कहता है वो इस भूतिया क्लाइमैक्स की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर डाल सकता है और फेमस हो सकता है। यहाँ साबरी कुछ सोचने लगता है और यहीं से साबरी का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है 1 साल पहले का, जहाँ उसके यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे और उसे एक सिल्वर प्ले बटन भी मिली होती है। और इसकी खुशी में वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है क्योंकि दोनों एक साथ वीडियोस बनाया करते थे। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ जा रही होती है और उसकी गर्लफ्रेंड साबरी से बोलती है तुम्हारे साथ मैं कब से काम कर रही हूँ और अभी तक हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मैं तुम्हारे साथ काम करने की बजाय मैं 1 मिलियन वाले के साथ काम करूंगी तो जल्दी फेमस हो जाऊंगी। और वो उसे छोड़कर चली जाती है। यह साबरी का सोचना था अगर वो उस भूतिया क्लाइमैक्स की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दे तो उसे 1 मिलियन क्या 1 करोड़ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। इसलिए साबरी डरते डरते वीडियो बनाने पहुंच जाता है, जिसके बाद माया रवि के दोनों हाथों को पकड़कर क्लाइमैक्स की शुरुआत करती है। फिर से हम सोनी को देखते हैं, वो अपनी माँ को एक लेटर लिख रही होती है जिसमें उसने लिखा होता है उससे नहीं हो पाएगा और उससे पियानो नहीं सीखी जा रही और वो अपनी माँ की इज्जत निलंबित नहीं होने देगी, इसलिए वो इस दुनिया से बहुत दूर जा रही है। यहाँ पर सोनी अपनी जिंदगी से बड़ी परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसका कोच बड़ा ही हरामी होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। यहाँ सोनी का जो कोच है वो सोनी को पियानो तब सिखाएगा जब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी और एक पियानो ना सीखने की वजह भी है। इसलिए सोनी फ्रस्ट्रेट होकर जहर खाकर मरने जा रही है। फिर सोनी जैसे ही जहर खाने को होती है तभी उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। फिर सोनी दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक गिफ्ट का बॉक्स होता है, जिसे खोलने पर उसे पियानो का एक नोट मिलता है। जिसके बाद हम सोनी को कोच के घर पर देखते हैं और वो उसके घर पर पहुंच जाती है। यहाँ कोच बड़ा खुश होता है और सोनी को पियानो प्रैक्टिस करने की बोलता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। लेकिन सोनी पियानो एकदम परफेक्ट बजा रही होती है। जो नोट कोच ने उसे सिखाया ही नहीं था वो कैसे उसे बजा रही थी। यहाँ कोच वॉशरूम से दौड़कर सीधा सोनी के पास जाता है और उसी वक्त लाइट भी चली जाती है और वो पियानो को देखता है वो खुद ब खुद बजने लग रही थी। वहाँ सोनी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर तभी वहाँ सारे रखे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजने लगते हैं। ऐसा मंजर देखकर कोच के होश उड़ने लगते हैं। वो काफी डर जाता है और साफ साफ मालूम चलता है वो सोनी नहीं है बल्कि एक भूत है। फिर वो भूत एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोच का गला काट कर मार देता है और दूसरी तरफ सोनी को जो गिफ्ट मिला था और उसके अंदर जो नोट था वो नोट भूत ने ही उसे भेजा था। फिर सोनी उस नोट की मदद से पियानो कॉम्पिटिशन जीत जाती है और ये
क्लाइमेक्स रवि को काफी पसंद आता है, लेकिन सावरी को ये मारने काटने वाला क्लाइमेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है रवि से, ये आइडिया तुम्हारा नहीं है, ये आइडिया और सोच माया की है, और ये मारने काटने वाली बात एक भूत ही कर सकता है, और उसने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़े और उसने अपने दिमाग के जरिए तुमसे ऐसा क्लाइमेक्स सोचवाया। ये सोच तुम्हारी नहीं थी, माया की थी, और वो माया नहीं है बल्कि एक भूत है। अब सावरी रवि से फिर से भागने की बोलता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है और माया भी वहाँ से गायब हो जाती है और रवि टॉर्च लेने चला जाता है और सवारी वहीं रुक जाता है। फिर माया सवारी को डराने लगती है कि तभी टॉर्च लेकर रवि वहाँ पहुँच जाता है और माया अपने असली भूत वाले रूप में आ जाती है। यहाँ रवि माया से कहता है उसे क्या चाहिए और उसकी क्या इच्छा है, जिस पर माया कहती है वो बिना शादी किए मर चुकी थी और उसकी इच्छा है कि वो बहुत सारे गहने पहने और अपने आप को आईने में देखे। यहाँ रवि अपनी पत्नी के सारे गहनों को ले आता है और उसे दे देता है। अब माया सारे गहने पहन लेती है और पहनकर आईना देखने की बोलती है। फिर सवारी आईना लाकर उसके सामने रख देता है। यह माया अपने आप को शीशे में देखकर बोलती है, ये मैं नहीं हूँ, ये और कोई है। या जो भूत होता है वो अपने आप को माया के रूप में देखता है, इसलिए वो भड़क उठता है क्योंकि उसको अपना रियल फेस नजर नहीं आ रहा था। अब वो भूत गुस्से में आकर माया के शरीर को एक कैंची की मदद से मार देता है। यहाँ बेचारी माया मारी जाती है। अब सवारी और रवि बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उस लाश को ठिकाने लगाने की बोलते हैं। यहाँ रवि का कहना था उस लाश को रेल की पटरी पर फेंक आते हैं, इससे किसी को तक भी नहीं होगा, लेकिन हम अगर पुलिस को भी बताते हैं तो वो तो यही समझेगी हमने उसको मारा है, और भूत वाली बात बताएंगे तो वैसे भी वो विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हमें पुलिस से बचने के लिए इस लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। अब वो लाश को ठिकाने को होते हैं कि तभी बाहर से दरवाजा नॉक होता है और उस दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है प्रकाश। ये एक क्राइम ब्रांच का पुलिस ऑफिसर होता है। अब रवि और सवारी जल्दी से माया की लाश को एक सोफे के नीचे छिपा देते हैं और उस मर्डर वाली जगह को अच्छे से सफा कर देते हैं, लेकिन रवि अभी दरवाजा नहीं खोलता और वो पुलिस वाला दरवाजा नॉक करता ही रहता है। रवि दरवाजा खोलने से पहले अपनी पत्नी संध्या के पास जाता है और उसे माया के मर्डर से लेकर पुलिस तक की सारी खबर बता देता है, जिस पर उसकी पत्नी कहती है हम कितने अच्छे से इस घर में रह रहे थे, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है। या रवि का उससे कहना था वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। और रवि नीचे जाता है और दरवाजा खोल देता है। या प्रकाश रवि से बोलता है उसकी कार खराब हो गई है और उसे उसके घर पर कुछ देर के लिए रुकना है जब तक उसका कांस्टेबल दूसरी कार लेकर आ जाएगा। यह रवि मान जाता है और उसे अंदर आने देता है। यहाँ सवारी इंस्पेक्टर को देखकर काफी घबरा रहा था। फिर रवि इंस्पेक्टर से पूछता है वो यहाँ किस काम से आया है। वो बताता है वो यहाँ एक मर्डर केस के लिए यहाँ आया है और उस लाश को किसी ने सोफे के नीचे छिपा दिया था। यह सवारी काफी डर जाता है क्योंकि उन्होंने माया की लाश को सोफे के नीचे छिपाया था और उस सोफे के ऊपर प्रकाश इंस्पेक्टर ही बैठा होता है, लेकिन इंस्पेक्टर बताता है वो लाश एक हिरन की थी। ये बात सुनकर रवि और साबरी को थोड़ा सुकून मिलता है। अब इंस्पेक्टर के पास उसके कांस्टेबल का फोन आता है जिसके चलते वो वहाँ से चला जाता है। अब सवारी और रवि माया की लाश को सफेद कपड़े में कवर करके ठिकाने लगाने जा ही रहे होते हैं कि तभी वो इंस्पेक्टर चुपके से वहाँ आ जाता है और उन्हें रंगी हाथों पकड़ लेता है। अब वो इंस्पेक्टर उन दोनों से कहता है तुम लोगों ने उसको मारा है तो तुम्हें 15 साल की सजा होगी, अगर रेप करके मारा है तो फिर तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी। या रवि प्रकाश से कहता है तुम चाहते क्या हो और तुम्हें कितना चाहिए। या प्रकाश इस मर्डर को छुपाने के लिए उन दोनों से 25 लाख रुपए मांगता है और रवि उसे लाकर दे भी देता है। अब तीनों मिलकर उस लाश को दफनाने ले जाते हैं हवेली के पीछे और सवारी से गड्ढा खुदवाने को बोलते हैं। यह सवारी बोलता है मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझसे लाश के लिए गड्ढा खुदवाया जा रहा है कि तभी उस हवेली में बैल बजने की आवाज आती है। यह रवि इंस्पेक्टर से बोलता है वो उसकी पत्नी है और वो जाकर आता है, तब तक वो उस लाश को ठिकाने लगाएं। अब इंस्पेक्टर सवारी से बोलता है वो उस लाश को जल्दी से ठिकाने लगाएं। अब सवारी उस लाश को उठा ही रहा होता है कि तभी अचानक से माया जाग उठती है। ये सवारी देखकर काफी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है और इंस्पेक्टर से बचाने की बोलता है, लेकिन इंस्पेक्टर से ही जा रहा होता है। अब आएगा यहाँ से कहानी में ट्विस्ट और यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सवारी उन दोनों बुड्ढों से उस भूतिया अड्डे की बात कर रहा था तो वहीं हम माया और प्रकाश को देखते हैं। ये दोनों बहुत बड़े चोर होते हैं और प्रकाश वहीं एक दुकानदार की बातें सुन रहा होता है। वो दुकानदार फोन पर किसी को रवि वर्मा के घर के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है रवि अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता है और इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा हमें चोरी करने के लिए, क्योंकि रवि के पास बहुत पैसा होता है और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उस हवेली में अकेला रहता है और इसका फायदा हम उठा सकते हैं। और वहीं माया सवारी की भूतों वाली बातों को सुन रही थी, जिसके बाद माया और प्रकाश भूत और पुलिस वाला प्लान बनाकर हवेली में घुस आए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। माया सवारी से कहती है वो भूत नहीं है। फिर माया सवारी को चुप होने को बोलती है और कहती है तुम हमारे
हमारे साथ मिल जाओ। अब प्रकाश माया से चलने की बोलता है, मगर माया को और पैसों का लालच हो गया था। वो कहती है उसने मांगने पर 25 लाख रुपए हमें दे दिए, तो मानो उसके पास कितने पैसे होंगे। और वो ये भी कहती है अगर उसे मारना भी पड़े तो मार देंगे और उसके सारे पैसों को चुरा कर ले जाएंगे। अब तीनों प्लान बनाकर अंदर जाने लगते हैं और रवि अंदर अपनी पत्नी को संभालता है। और फिर वो जैसे ही नीचे आता है तो उसके सामने प्रकाश खड़ा होता है कि उसी वक्त पीछे से आकर माया रवि के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। अब यहाँ से एक सीन दिखाया जाता है कुछ घंटों पहले का, जहाँ हम देखते हैं एक चाय वाले को। वो चाय बना रहा होता है और वहीं पर एक भिखारी भी होता है। वो उस चाय वाले से चाय की बोलता है और बदले में उसे एक सीक्रेट बात बताता है। वो बताता है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक हवेली है और उस हवेली में अकेले पति पत्नी रहते हैं और उन्हें मारकर हम उनके सारे पैसे को चुरा लाएंगे और पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन चाय वाला जो होता है वो अकेले ही सारे पैसों को हड़पना चाहता था। अब वो चाय वाला भिखारी को बिना बताए अकेले हवेली के लिए निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हवेली में हम रवि को देखते हैं, जिसको उन तीनों ने मिलकर चेयर पर बांध दिया होता है। फिर प्रकाश उससे लॉकर की चाबी मांगता है, लेकिन लॉकर की चाबी रवि की पॉकेट में नहीं होती है। यह रवि माया से कहता है उसने उस पर विश्वास किया था और अतिथि की तरह घर में रहने दिया और उसने उसके साथ धोखा दिया है। और सवारी से भी बोलता है वो भी उनके साथ मिल गया। यह सवारी रवि से कहता है उन्होंने उसको धमकाया था और वो ऐसा नहीं है। अब प्रकाश रवि को मारने लगता है और बार बार लॉकर की चाबी मांगता है। अब रवि उनको 5 लाख रुपए और देने की बोलता है। दरअसल रवि ने पहले उनको 25 लाख रुपए दे दिए थे। अब वो रवि से कहते हैं वो ऐसे नहीं मानेगा, उसकी पत्नी को यहाँ पकड़ कर लाना होगा। फिर रवि उनके आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए रवि उनको लॉकर की चाबी दे देता है। अब वो लॉकर की चाबी लेकर लॉकर की ओर बढ़ते हैं और रूम का लॉक खोलते ही उनको बहुत सारे लॉकर नजर आते हैं और कहते हैं इतने सारे लॉकर्स में कितने पैसा होगा। अब उन्हें लॉकर्स के खोलने पर कुछ ऐसा नजर आता है उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उन लॉकर्स में कागज, शिकार, लॉकेट्स, चेन और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। फिर प्रकाश और माया गुस्से में रवि के पास जाते हैं और उससे कहते हैं ये क्या मजाक है। अब वो ये भी कहते हैं वो सीधे सीधे पैसों के बारे में नहीं बताएगा तो वो अब उसकी पत्नी को मार देंगे। इसलिए अब प्रकाश और माया उसकी पत्नी को मारने चले जाते हैं और वहीं सावरी रवि से कहता है वो खतरनाक लोग हैं और उन्हें पैसे दे देने चाहिए, जान से बढ़कर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब प्रकाश और माया उसकी पत्नी के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत ही अंधेरा होता है और उसकी पत्नी बेड पर सो रही होती है। अब माया उसकी पत्नी को मारने आगे बढ़ती है तो उसे मालूम चलता है उस बेड पर एक कंकाल होता है और यही माया को सब कुछ समझ आने लगा था। वो प्रकाश से कहती है उसकी पत्नी काफी सालों पहले मर चुकी है और यहाँ रवि इस कंकाल की सेवा करता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने जो कहानियां बताई थी वो सब सच थी, क्योंकि उन बुक्स पर जो नंबर होता है दरअसल वो ही नंबर्स लॉकर पर लिखा था और उन लॉकर्स के अंदर जो आइटम्स थे जैसे लॉकेट, चेन, सिगार वो असल में लोगों के थे, क्योंकि इस महल में जो कोई भी आता है रवि उनको ही मार कर उन पर ही कहानियां लिखा करता था और उनकी चीजों को लॉकर्स में रखता था। यह माया ये भी बताती है रवि एक साइको किलर है, वो लोगों को मार कर कहानियां लिखा करता था। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इस कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, एकदम दिलचस्प। अब माया और प्रकाश काफी डर जाते हैं और रवि के पास आने लगते हैं और वो देखते हैं रवि तो चेयर से गायब है। दरअसल रवि को सावरी ने चेयर से आजाद कर दिया था। अब रवि चुपके से आता है और उन दोनों को डरा देता है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और कहीं जाकर छुप जाते हैं। फिर रवि और सवारी मिलकर उन दोनों को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद ढूंढने पर सवारी को प्रकाश और माया मिल जाते हैं। यह सवारी उन दोनों को देखकर काफी डर जाता है और उनसे कहता है वो उसे न मारे। यह सवारी माया से कहता है रवि कितना अच्छा इंसान है, उसने घर में रहने के लिए सहारा दिया और पैसे भी दिए और तुम लोग उसे मारना चाहते हो। यह माया सवारी को रवि का असली सच बता देती है। वो बताती है वो एक साइको किलर है और उसने जो कहानियां सुनाई थी वो सब सच थी। फिर सवारी भी रवि से डरने लगा था। अब कुछ देर बाद रवि एक कुल्हाड़ी लेकर सभी के पीछे पड़ जाता है। फिर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं कि तभी अचानक से माया सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर प्रकाश और सवारी उसे उठाकर एक कमरे में ले जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं कि तभी रवि वहां आकर दरवाजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और अंदर सवारी काफी जोरों से चीखने लगता है। वो काफी डर गया था। फिर तभी चाय वाला मेन दरवाजे से आता है और ये भी यहाँ चोरी करने आया होता है, मगर टल्ली होकर। मुझे तो यहाँ इस चाय वाले को देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। अब चाय वाला रवि से कहता है क्या वो घर का मालिक है? यह उसे रवि नौकर बताता है। अब चाय वाला उससे ये भी कहता है वो उसे माला माल कर देगा, लेकिन उसे उसका साथ देना होगा। इसके लिए उसे इस घर के मालिक को मार
मारना होगा और जो कुछ भी इस घर में माल मिलेगा वो उसे आधा आधा बांट लेंगे। यहाँ रवि उसकी बात मान लेता है और उससे पहले मेन गेट को लॉक कर देता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है। यहाँ सवारी ने चुपके से रवि को मेन गेट को लॉक करते देख लिया था और लॉक वाली बात वो माया और प्रकाश को बता देता है। यहाँ प्रकाश कहता है अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, उसने तो मेन गेट लॉक कर दिया है, मगर उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना होगा। अब सभी वहाँ से निकलकर एक तय खाने में पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ी तस्वीर नजर आती है और उस तस्वीर में रवि होता है। यह सवारी बोलता है ये रवि के पूर्वज होंगे, लेकिन प्रकाश कहता है इस तस्वीर पर जन्म तिथि तो लिखी है मगर मरने की तिथि नहीं लिखी। इसका मतलब है रवि अभी जिंदा है और वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक भूत है। कि तभी वहाँ पर रवि आ जाता है और कहता है स्वागत है मेरी इस दुनिया में। फिर तीनों रवि से डर कर भागने लगते हैं, लेकिन वो जहाँ से भागना शुरू करते हैं वापस वहीं लौट कर आ जाते हैं। वो गोल गोल एक ही जगह पर घूम रहे होते हैं। फिर रवि उन लोगों को रुकने की बोलता है और ये भी कहता है अब तक मैंने तुम लोगों को किताबों की कहानियां सुनाई थी, अब सुनो मेरी कहानी। वो बताता है वो वृंदावन साम्राज्य का राजा हुआ करता था और उसके पास धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ था और इसी चीज को हड़पने के लिए वहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। खासकर उसका छोटा भाई बीरा यहाँ अपने बड़े भाई रवि से काफी नफरत करता था क्योंकि उसने सबसे पहले जन्म लिया और वो इस साम्राज्य का राजा बन गया। अगर वो बड़ा भाई बनता तो आज वो इस साम्राज्य का राजा होता। इसलिए रवि का भाई बीरा अपने महामंत्री रुद्रा से एक प्लान बनाने की बोलता है, जिस प्लान के जरिए वो लोग रवि को राजगद्दी से हटा सकें और बीरा राजा बन सके। अब अगले दिन रुद्रा एक अंग्रेज को रवि महाराज के पास मिलवाने लाता है और तोहफे के रूप में ढेर सारा सोना और एक नायाब सुंदरी रवि को तोहफे के रूप में देते हैं और अंग्रेज इसके बदले रवि से हाथ मिलाने की बोलता है। यहाँ रुद्र अपने महाराज से ये भी बोलता है उसके कट्टर शत्रु इंद्रजीत से लड़ने में ये अंग्रेज हमारी मदद कर सकते हैं। हम इंद्रजीत का सामने से मुकाबला तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें पीछे से उन पर वार करना होगा और इन अंग्रेजों जैसी चुपके से वार करने वाली रणनीति अपनानी होगी। यह रवि महाराज हाँ कर देते हैं। अब रवि महाराज अपनी दासी संध्या के पास जाता है। यह संध्या का अपने महाराज से कहना था वो अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि वो हमेशा अपने साम्राज्य के लोगों के बारे में सोचते थे खुद और सामने से युद्ध किया करते थे। अब वो अंग्रेजों से मिलकर गलत रास्तों पर चलने लगे हैं। यहाँ महाराज का सेनापति भी इन बातों को सुन रहा था और फिर अचानक से संध्या पर हमला करने को होता है। यहाँ महाराज का सेनापति जो होता है वो मल्ली होता है और ये अपने महाराज के बारे में एक गलत बात भी नहीं सुन सकता और संध्या इस सेनापति की ही बहन होती है। अब अगले दिन महाराज अपने दुश्मन इंद्रजीत को खाने पर बुलाता है और उससे समझौता करने की बोलता है, लेकिन इंद्रजीत उनकी दी हुई शराब को भी नहीं पीता क्योंकि उसे लग रहा था शराब में जहर तो नहीं है जिससे वो मारा जाए। इसलिए महाराज उसे विश्वास दिलाने के लिए अपनी शराब को उसे दे देता है और बदले में उसकी शराब को पी जाते हैं। इससे इंद्रजीत को यकीन हो जाता है और इंद्रजीत के साथ साथ सभी शराब पी लेते हैं और यहाँ पर वो अंग्रेज मारा जाता है क्योंकि उसकी शराब में जहर था और यहाँ पर महाराज गलत इंसान नहीं थे और वो कहते हैं कोई ऐरा गहरा आए तो मैं उसकी बात मान लूं, ये हो ही नहीं सकता। मैं अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता हूँ और धोखे से मैं किसी पर वार नहीं करता। यह इंद्रजीत महाराज से काफी इम्प्रेस हो जाता है और दुश्मनी को भूल कर महाराज से दोस्ती कर लेता है। जिसके बाद संध्या महाराज से मिलती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसने महाराज को गलत ठहराया था। यह महाराज संध्या से भी इम्प्रेस था और वो उससे शादी करना चाहता है। संध्या महाराज से बोलती है वो तुम्हारी दासी है और उससे शादी कैसे कर सकती है। महाराज संध्या से कहते हैं जो गुण महारानी में होते हैं वो गुण तुम्हारे अंदर हैं और तुम ही मेरी महारानी बनोगी। फिर महाराज खुशी खुशी संध्या से शादी कर लेता है। अब ये खबर पशुपति महाराज की बेटी मुकुंतला को मालूम चल जाती है और वो आग बबूला होने लगती है क्योंकि वो महाराज से प्यार करती थी और इस साम्राज्य की महारानी बनना चाहती थी। और ये सारी बात मुकुंतला के पिता को भी मालूम चल जाती है। वो कसम खाता है चाहे जो कुछ भी हो जाए इस राज्य की महारानी मेरी बेटी बनकर रहेगी। इसलिए पशुपति बीरा के पास जाता है और कहता है तुम इस राज्य के राजा बनो और मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगा। जिसके बाद बीरा अपने भाई रवि को मारने के लिए प्लान बनाता है। यहाँ बीरा के साथ साथ पशुपति रुद्रा और महाराज का खास सेनापति भी शामिल हो जाता है महाराज को मारने के लिए और ये लोग अंधेरे का सहारा लेकर महाराज को मारने की बोलते हैं और ऐसा ही करते हैं। एक दिन पूरे महल में अंधेरा हो जाता है और चुपके से महाराज पर सभी लोग हमला कर देते हैं और उसका छोटा भाई बीरा पीछे से आकर महाराज के तलवार घुसा देता है। यह महाराज अपने भाई से बोलता है तुझे राज ही चाहिए था तो तू मुझे बोल देता, मैं तुझे खुशी खुशी सौंप देता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर महाराज अपने भाई से बोलता है तू चाहे जो कुछ भी ले ले, लेकिन मेरी प्रजा और मेरी पत्नी संध्या पर अत्याचार
अत्याचार मत करना। ये कहते ही संध्या की चीखने की आवाज आती है, जिस पर महाराज भाग कर जाते हैं और वो देखते हैं मुकुंतला ने चाकू की मदद से संध्या को मार डाला था। अब थोड़ी देर बाद महाराज को मालूम चलता है वो तो पहले ही मर चुका था और उसकी आत्मा निकल कर संध्या के पास गई थी। अब महाराज की आत्मा प्रतिशोध की आग में जलने लगती है, फिर अपने शरीर को धारण करके एक एक का गला काट कर सबको मार देता है। यहाँ महाराज ने अपने भाई मुकुंतला, पुष्पति, रुद्रा, मल्ली सभी को मार दिया था और यहीं से महाराज ने कसम खा ली थी वो अपनी प्रजा की मदद करेगा और उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब रवि, माया, प्रकाश, साबरी तीनों से कहता है जो लोग यहाँ लालच के चक्कर में आते हैं वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जाते और जो लोग मेहमान की तरह यहाँ आते हैं वो लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर माया और प्रकाश रवि से माफी मांगते हैं और कहते हैं वो उन्हें छोड़ दे। अब वो ये भी कहते हैं वो चोरी चकारी छोड़ देंगे। फिर रवि उनको माफ करके यहाँ से जाने की बोलता है। अब तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कार से जाने को होते हैं कि तभी माया को लालच आता है। वो कहती है जो रवि ने उनको 25 लाख रुपए दिए थे वो बैग तो वहीं रह गया। या प्रकाश उससे कहता है जान बच गई यही काफी नहीं है। लेकिन माया प्रकाश को किसी तरह से कन्विंस कर ही लेती है, लेकिन सवारी उनके साथ नहीं जाता। वो एक अच्छा इंसान होता है, उसे पैसों का कोई भी लालच नहीं था। अब माया और प्रकाश दोबारा से उस हवेली में पैसों से भरे बैग को लेने चले जाते हैं और वो उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कागज होते हैं। या ये लोग नहीं सुधरे थे, लालच के चक्कर में ये लोग दोबारा से रवि के जाल में फंस गए थे। अब रवि इनको छोड़ने वाला नहीं था। अब रवि उनको अपनी शक्तियों से अपने पास बुला लेता है और एक आत्मा का पोर्टल खोलता है जिसमें बहुत सारी बुरी आत्माएं थी जिन्होंने लड़कियों का रेप किया है, चोरी चकारी की है और वो भूतिया अड्डा जो होता है वो रवि का ही होता है, जहाँ रवि भूत बनकर बुरे लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को एक पोर्टल में बंद कर देता था। फिर रवि माया और प्रकाश की आत्मा को भी उसी पोर्टल में कैद कर देता है और उनके ऊपर एक किताब भी लिखता है और उन किताबों को शहर में सप्लाई करने को भेज देता है। और इसी के साथ ये हॉरर सीरीज यहीं खत्म हो जाती है, मगर इस सीरीज का सेकंड सीजन भी जल्द आएगा। तो कैसी लगी दोस्तों ये सीरीज? आई होप अच्छी लगी होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की फ्रेश और न्यू वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।